अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। दुनिया की सबसे अहम तेल की लाइफलाइन समझे जाने वाले आबना हॉर्मुज़ की सूरत हाल एक बार फिर तेजी से खराब होती दिखाई दे रही है। हॉर्मुज़ को अबूर करने की कोशिश करने वाले दो तिजारती बहरी जहाज आग की जद में आ गए, जिससे शिपिंग सेक्टर में सदमे की लहर दौड़ गई। इस वाक़े से चंद घंटे कबल ईरान ने ऐलान किया था कि वो आबना हॉर्मुज़ को दोबारा बंद कर रहा है। ईरान आबना हॉर्मुज़ पर सख्त फौजी कंट्रोल नाफिज करने का ऐलान कर दिया। ईरान के फैसले से चंद घंटे कबल 8 टैंकरों का एक काफिला आबना हॉर्मुज़ से गुजरता हुआ देखा गया। ये 7 हफ्तों में ऑयल टैंकर्स का सबसे बड़ा काफिला था, जिसने दुनिया को राहत की सांस दी। ताहम ये रिलीफ खलील मुद्दती था। जैसे ही जहाज आगे बढ़े तो हालात अचानक कशीदा हो गए और गोलियों की बौछार शुरू हो गई। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक गन बोट्स ने फायरिंग की। अगरचे बहरी जहाज मुकम्मल तौर पर महफूज हैं, लेकिन ईरान ने अमेरिका पर संगीन इल्जामात आयद किए। ईरानी बंदरगाहों के इर्द गिर्द मुसलसिल नाकाबंदी और बहरी कज़ाकी की कार्रवाइयों का इल्जाम लगाया। ये बढ़ती हुई कशीदगी इसी के रद्द-ए-अमल में आयद की गई। ईरान का मुतालबा है कि अमेरिकी फौजी बहरी जहाज आबना हॉर्मुज़ से निकल जाएं और ईरानी जहाज़ों को वहां से गुजरने दिया जाए। इससे कल गुज़िश्ता रोज ईरान ने बहरी जहाज़ों को आबना हॉर्मुज़ से महदूद और कंट्रोल शुदा तरीके से गुजरने की इजाज़त दी थी, जिसे इसने नेक नियति के इक़दाम से ताबीर किया था। ताहम अमेरिकी कार्रवाई की वजह से ये इंतजाम वापस ले लिया गया। पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में जंग बंदी मुज़ाकरात के दूसरे दौर के आगाज से कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान मुजव्वदा मुआहदे को मुस्तरद करता है तो अमेरिका इसके पुलों और पावर प्लांट्स पर हमला कर देगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक तवील पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आबना हॉर्मुज़ में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने हॉर्मुज़ में फायरिंग की, जिसे उन्होंने जंग बंदी की मुकम्मल खिलाफ वर्जी करार दिया। इनका कहना था कि हमले में फ्रांस और बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया गया, ताहम आज़ादाना तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, ईरान ने हॉर्मुज़ में फायरिंग की, जो हमारे जंगबंदी मुआहदे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान को इसके जौहरी हुकूक से महरूम करने का कोई जवाब नहीं है। ईरानी स्टूडेंट न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक यह बयान आज इतवार को एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अभी वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जौहरी मसाइल पर इख्तिलाफात बदस्तूर बरकरार हैं। न्यूज़ एजेंसी ने मसूद पेज़ेशकियान का हवाला देते हुए कहा कि ट्रंप कहते हैं कि ईरान अपने जौहरी हुकूक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन ये नहीं बताते कि किस जुर्म की पादाश में। वो कौन होते हैं जो किस किस्म के इसके हुकूक से महरूम करें। ख्याल रहे कि अमेरिका और ईरान 28 फरवरी से 6 अप्रैल तक मुसलसिल हालत जंग में रहे, जब दोनों के दरमियान 2 हफ्तों के लिए जंगबंदी का मुआहदा हुआ, जबकि इसके बाद इस्लामाबाद में मुज़ाकरात भी हुए जो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए। 11 अप्रैल को अमेरिकी वफ़द की इस्लामाबाद से रवानगी के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबना हॉर्मुज़ की नाकाबंदी करने का ऐलान किया था। दूसरी जानिब लेबनान को जंगबंदी के मुआहदे में शामिल किए जाने के बाद ईरान ने आबना हॉर्मुज़ को खोलने का ऐलान कर दिया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसका खैर मुकद्दम किया, ताहम साथ ये भी कहा कि नाकाबंदी बरकरार रहेगी, जिस पर ईरान ने आबना हॉर्मुज़ को एक बार फिर बंद कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी नुमाइंदे पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, जहां वो ईरान से मुताल्लिक कशीदगी पर मुज़ाकरात करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर अपने बयान में सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने आबना हॉर्मुज़ में फायरिंग की, जिसे उन्होंने जंग बंदी यानी सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया। इनके मुताबिक फायरिंग का रुख एक फ्रांसीसी जहाज और बरतानिया के एक तिजारती बहरी जहाज की जानिब था। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नुमाइंदा वफ़द इतवार की शाम इस्लामाबाद पहुंचे, जहां मुमकिन तौर पर ईरान से मुताल्लिक सूरत-ए-हाल पर बातचीत की जाएगी। ताहम पाकिस्तान या ईरान की जानिब से इस दौरे या मुजव्वदा मुज़ाकरात के बारे में फौरी तौर पर कोई बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई। उन्होंने मज़ीद लिखा कि मेरे नुमाइंदे इस्लामाबाद पाकिस्तान जा रहे हैं, वो कल शाम वहाँ मुज़ाकरात के लिए मौजूद रहेंगे। ईरान ने हाल ही में ऐलान किया कि वो आबना हॉर्मुज़ को बंद कर रहा है, जो अजीब बात है क्योंकि हमारी नाकाबंदी ने पहले ही से बंद कर रखा है। वो जाने बगैर हमारी मदद कर रहे हैं और बंद रास्ते से असल नुकसान इन्हीं को हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही और कहा कि रोजाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ईरान के साथ जारी जंग के दरमियान व्हाइट हाउस के गलियारों में एक खौफनाक साया मंडरा रहा है। दुनिया के सामने सीना तान कर खड़े होने वाले डोनाल्ड ट्रंप के जहन में इन दिनों अपनी कामयाबी के दावे नहीं, बल्कि अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर की नाकामी का सियाबाब चल रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ने इंकशाफ किया है कि जारहाना नजर आने वाले ट्रंप अंदर से बुरी तरह हिल चुके हैं। इन्हें खौफ है कि कहीं ईरान का ये भंवर इनकी सियासी मीरास को इसी तरह से न निगल जाए जैसे 1979 के यरगुमाली बहरान ने कार्टर की हुकूमत को तबाह कर दिया था। क्या तारीख खुद को दोहराने वाली है? क्या ट्रंप इस भंवर में फंस चुके हैं जिससे निकलने का रास्ता 46 साल पहले एक और सदर को नहीं मिला था? डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदा सूरत-ए-हाल इनके अवामी बयानात और अंदरूनी कशमकश के दरमियान एक गहरी खलीज को जाहिर करती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह वाज़ेह करती है कि ट्रंप जो मैक्सिमलिस्ट
शबी पेश कर रहे हैं। इसके पीछे 1979 के जिमी कार्टर जैसे जवाल का खौफ छुपा है। कार्टर की नाकामी की बुनियादी वजह ईरान यरगमाली बहरान के दौरान इनकी बेबसी थी, जिसने इन्हें एक कमजोर सदर के तौर पर पेश किया था। आज ट्रंप भी खुद को इसी मोड़ पर खड़ा महसूस कर रहे हैं, जहां इनके फौजी और सियासी फैसले इनकी मीरास को मुस्तकिल तौर पर मुतासिर कर सकते हैं। गाजा की तर्ज पर इजराइल ने जनूबी लेबनान में भी खुद साख्ता येलो लाइन खींच दी है। इजरायली फौज ने जारी एक बयान में कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसकी अफवाज ने जनूबी लेबनान में येलो लाइन के जुनूब में सरगर्म दहशतगर्दों की निशानदेही की, जिन्होंने जंग बंदी के मुफाहिमत की खिलाफ वर्जी की और येलो लाइन के शुमाल से फोर्स से इस अंदाज में राब्ता किया जिससे फौरी खतरा पैदा हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रोज जंगबंदी के ऐलान के बाद इजराइल ने खुद साख्ता येलो लाइन कायम करने का पहली बार ऐलान किया। इस बीच जनूबी लेबनान में इजराइल के हमले भी जारी हैं। आज इजराइल के हमलों में जनूबी लेबनान के कस्बों में बैतुल्लैफ, खतार और तौलीन को निशाना बनाया गया। देहातों में घरों की तबाही, गोलाबारी और मशीन गन से फायरिंग का सिलसिला जारी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के बीच एक बड़े मुआहदे के लिए जमीनी तैयारी होती दिखाई दे रही है। एक्सिस की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक इस वक्त जंग के खात्मे के लिए 3 सफात पर मुश्तमिल मंसूबे पर बातचीत कर रहे हैं। इस मंसूबे का सबसे अहम कैश फॉर यूरेनियम का फार्मूला है। इसमें तजवीज़ है कि अमेरिका ईरान के तकरीबन $20 बिलियन के मुंजमद फंड्स जारी कर सकता है। इसके बदले में ईरान अपने आफदोदा यूरेनियम के ज़खायर जारी कर सकता है। ताहम यह हासिल करना मुश्किल है, क्योंकि यूरेनियम ही वो चीज़ है जिसने अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी दुश्मनी को हवा दी, जिसकी वजह से साबिक सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की भी जान गई। बताया जाता है कि इस हफ्ते बातचीत में कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन दोनों फरीकों के दरमियान अहम इख्तलाफात अभी भी बरकरार हैं। पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी ईरान का 3 रोज़ा दौरा किया है, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम किया जा सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए जल्द ही दूसरी मुलाकात हो सकती है। एक इजरायली रिजर्व फौजी आज इतवार को जनूबी लेबनान में हलाक और 9 दीगर जख्मी हो गए। ये इत्तला इजरायली फौज ने दी है और यह अबूरी जंगबंदी के बावजूद पेश आने वाला ताज़ा हलाकत खेज़ वाक़या है, जिसका मकसद सरहद पार लड़ाई को रोकना था। फौज ने हलाक होने वाले फौजी की शिनाख्त 31 साला मास्टर सार्जेंट लैड्रीपोराइट के तौर पर की और कहा कि वो जनूबी लेबनान में एक अमलियाती वाक़े के दौरान हलाक हुआ। फौज के मुताबिक इसी वाक़े में 9 दीगर फौजी जख्मी हुए, जिनमें से एक की हालत संगीन बताई गई। इस ताज़ा हलाकत के साथ 2 मार्च के बाद से हलाक होने वाले इजरायली फौजियों की तादाद 15 तक पहुँच गई। ये झड़प इसी दौरान हुई जब इजराइल और लेबनान के दरमियान 10 रोज़ा अबूरी जंगबंदी मुकामी वक्त के मुताबिक गुज़िश्ता आधी रात से नाफिजुल अमल हुई, जिसका मकसद सरहद पर बढ़ती हुई दुश्मनी के दर्जे को कम करना था। जनूबी कोरिया और जापानी हुकाम के मुताबिक शुमाली कोरिया ने आज बहरे मशरक़ी के सिमत मुतअद्दिद खलील फासले वाले बैलिस्टिक मिसाइल दागे। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा है कि मिसाइल मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन आज सुबह 6:10 पर सैनफो इलाके से दागे जाने के बाद मालूम किए गए। यहाँ न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक प्रोजेक्टाइल्स तकरीबन 140 किलोमीटर तक उड़े। इस लॉन्च से 2026 में शुमाली कोरिया का 7वां मिसाइल तजुर्बा और सिर्फ अप्रैल में 4था तजुर्बा हुआ, जो इस माह अस्करी सरगर्मियों में वाज़ेह इजाफा जाहिर करता है। JCS ने एक बयान में कहा है कि हमारी फौज जनूबी कोरिया अमेरिका के मजबूत मुश्तरका दिफाई मौक़िफ़ के तहत शुमाली कोरिया की मुख्तलिफ तहरुकात को करीब से मॉनिटर कर रही है और किसी भी इश्तियाल के खिलाफ गालिब अंदाज में जवाब देने की सलाहियत और मौक़िफ़ बरकरार रखती है। फौज ने मजीद कहा कि जनूबी कोरिया और अमेरिकी खुफिया इदारों ने लॉन्च से मुतालिक हरकत को ट्रैक किया और मुतालिका मालूमात जापान के साथ शेयर की। जापान की दिफाई वजारत ने भी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की तस्दीक की, कहा कि प्रोजेक्टाइल्स बज़ाहिर जापान के खुसूसी इक़्तिसादी जोन के बाहर गिरे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लाव्रोव ने कहा है कि इनका मुल्क यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात के इस्तांबुल में दोबारा शुरू होने के इम्कान को मुस्बित नज़र से देखता है। आज 5वें इंटरटालिया सफारतकारी फोरम में अनादोलू एजेंसी के इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या अमन मुज़ाकरात इस्तांबुल में दोबारा शुरू हो सकते हैं और इनखरा की सालिसी का किरदार कितना मौसर है, लाव्रोव ने कहा कि हम मुज़ाकरात के इस्तांबुल में दोबारा शुरू होने के इम्कान को मुस्बित तौर पर देखते हैं। लाव्रोव ने कहा कि मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करना इस वक्त इनकी अवलीन तरजीह नहीं है और रूसी फरीक ने कभी भी किसी पर मुज़ाकरात मुसल्लत नहीं किए। लाव्रोव ने मजीद कहा, हमने हमेशा यह फ़र्ज किया है कि अगर कोई शराकतदार तैयार हो तो हम भी तैयार होंगे और यह सूरत हाल इन यूक्रेनी साथियों के बहुत ख़राब रिकॉर्ड के बावजूद भी बरकरार है, जिनके साथ हमने मुज़ाकरात किए हैं। ईरान के आला मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर खालिबाफ ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त की रिपोर्ट दी, मगर खबरदार किया कि दोनों फरीकों के दरमियान बड़ा फासला बाकी है। सरकारी टेलीविजन से बात करते हुए ईरानी पार्लिमानी स्पीकर ने कहा है कि अगरचे तेहरान के पास पायदार अमन हासिल करने की नीयत है, ताहम जौहरी मामले और आबना हॉर्मुज़ के हवाले से बड़े इख्तलाफात बरकरार हैं। खालिबाफ ने कहा कि अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरात की टीमें अब एक दूसरे को ज़्यादा हकीकी अंदाज में समझती है, ताहम उन्होंने जोर दिया कि ईरान को ये ज़मानतें हासिल करनी होगी कि अमेरिका ये सयोनी इदारा दोबारा मुल्क के खिलाफ जंग ना करे।
انہوں نے قدم بقدم طریقہ کار کی حمایت کی جس میں دونوں اطراف اپنے وعدے باہمی طور پر نافذ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر امریکی واقعی نیت رکھتے ہیں تو انہیں اپنے یک طرفہ حکم تھوپنے کے طریقے کو ترک کرنا ہوگا۔ ترکیہ کے نائب صدر جودت یلماز، جن کا ملک امریکہ اور ایران کے قریب لانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کر رہا ہے، انہوں نے امریکہ کے خبر رساں ادارے ایسوسیٹ پریس کو بتایا کہ میز پر کئی پیچیدہ مسائل موجود ہیں۔ جودت یلماز کا کہنا ہے کہ انہیں اب بھی یقین ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات فوری طور پر اور بہت کم وقت میں ختم ہو جائیں، لیکن ہمیں حقیقت پسند بننے کی ضرورت ہے۔ ان جامع مذاکرات میں کچھ وقت لگے گا۔ ترک نائب صدر نے یہ بھی کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک جامع تصفیہ آبنائے ہرمز کے ذریعے آزادانہ نقل و حمل کے لیے بنیادی شرط ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں بنیادی وجہ کیا ہے؟ جاری جنگ، لہٰذا اس جنگ کا خاتمہ ہی سب سے بڑی ضمانت فراہم کرے گا۔ سابق امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ پر سخت تنقید کی۔ سابق امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے صدر ڈونالڈ ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کی خاطر امریکہ کو ایک ایسی جنگ میں ڈھکیل دیا ہے جو عوامی مفاد میں نہیں ہے۔ کملا ہیرس نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ بنیامین نتنیاہو نے ڈونالڈ ٹرمپ کو اس جنگ میں شامل کیا اور ٹرمپ ایسی جنگ میں کود پڑے جو امریکی عوام نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے نتنیاہو کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے امریکی فوجیوں کی زندگی کو شدید خطرے میں ڈال دیا۔ سابق نائب صدر نے ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی اور جنگی صورتحال کے معاشی اثرات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت امریکی عوام اس جنگ کی قیمت بھگت رہے ہیں۔ کملا کا کہنا تھا کہ جنگ کی وجہ سے ایندھن کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے، جس کے بعد ایک عام امریکی کو اپنی گاڑی کا ٹینک بھروانے کے لیے کم سے کم $15 اضافی ادا کرنے پڑ رہے ہیں، جبکہ ڈیزل کی قیمتوں میں 50% تک اضافہ متوقع ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈونالڈ ٹرمپ کی ان پالیسیوں کی وجہ سے امریکی عوام مہنگا ایندھن خریدنے پر مجبور ہیں اور ملک کی معیشت پر جنگ کے گہرے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ 7 سال بعد پاکستان نے متحدہ عرب امارات کا قرض چکا دیا ہے۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کا قرض چکانے کے لیے سعودی عرب سے قرض لیا۔ اس طرح وہ اب تک ابوظہبی کو اس ہفتے $2.5 بلین قرض ادا کر چکا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق حکومت نے متحدہ عرب امارات کو $2 ارب واپس کر دیے ہیں۔ یہ رقم 2019 میں پاکستان کو فراہم کی گئی مالی امداد کا حصہ تھی۔ پاکستان اس سے قبل $500 ملین ادا کر چکا ہے، جبکہ باقی رقم 23 اپریل تک ادا کرنے کی بات کہی گئی تھی۔ $3.5 بلین کی مکمل واپسی سے پاکستان کے اکنامی پر خاص دباؤ پڑ سکتا ہے، تاہم سعودی عرب پاکستان کی مدد کو آگے آیا۔ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے $3 ارب کے نئے ڈپازٹس کا وعدہ کیا اور $5 بلین کی موجودہ سہولت کو 3 سال کے لیے بڑھا دیا۔ مزید اسٹیٹ بینک نے تصدیق کی ہے کہ اسے سعودی عرب سے $2 ارب موصول ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش حکومت نے مغربی ایشیائی بحران کے پیش نظر ایندھن کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔ بنگلہ دیشی اخبار دی ڈیلی اسٹار کی رپورٹ کے مطابق آج سے نئی قیمتوں کے نفاذ کے بعد سے پیٹرول کی قیمت $116 بڑھ کر $135 یعنی تقریباً $1.10 فی لیٹر ہو گئی۔ اسی طرح ڈیزل $100 سے بڑھ کر $115 اور کیروسین $112 سے بڑھ کر $130 فی لیٹر ہو گیا۔